प्यारे दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस 8 5.4 के क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, इसका बेसिक सीखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगी क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, इसमें हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी कि मान लीजिए अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यही तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस 8 5.4 में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सपोज कीजिए हम ना यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखो, एक हमने क्या ले लिया बच्चे, बॉक्स या फिर इसको बैग भी आप कह सकते हो। मैंने बैग ले लिया और इसके अंदर मैंने सेम साइज के ना बॉल्स डाल दिए हैं। अब ये जो बॉल्स मैंने इसके अंदर डाले हैं ना दोस्तों, वो कितने डाले हैं, 4 डाले हैं, जिसमें से 3 का कलर कैसा है, व्हाइट है, और एक बॉल का कलर कैसा है, तो ब्लैक कलर का है। ठीक है, चलो मैंने इसके अंदर ये चारों के चारों बॉल्स डाल दिए। अब वो बॉक्स उठा करके मैं लेकर के आ गई आपके पास और मैंने कहा आंखें बंद करो, देखना नहीं है, आंखें बंद करो और इसमें से कोई एक बॉल उठाओ। ठीक है, तो आप ऐसे आंखें बंद करके कोई भी एक बॉल उठा लोगे। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि बच्चे मुझे एक बात बताओ कि ये जो व्हाइट बॉल है ना, इसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या फिर ब्लैक बॉल के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी कि जब आप उसमें से पिकअप कर रहे हो, यानी बॉल को उठा रहे हो, तो कौन से कलर के बॉल के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखो, जिसका नंबर ज्यादा होगा वो बॉल मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हाइट बॉल ज्यादा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि हम उसके अंदर हाथ डालें और हमारे हाथ में कौन सा बॉल आ जाए, व्हाइट बॉल ही आ जाए, दूसरी बार में भी आ जाए, तीसरी बार में भी वही बॉल आ जाए। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ये क्या है बच्चों, ज्यादा है, जबकि ब्लैक बॉल के आने की पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, कम है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, ज्यादा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैथमेटिक्स के टर्म में मुझे ये बताना है कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। तो ऐसे में कम ज्यादा बोलूंगी तो कुछ आपको अच्छा लग रहा है, बोलना जरा। अरे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, हर चीज को आपको लिखने आना चाहिए। अभी आपको बताना पड़ेगा कि बताओ ये व्हाइट बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है। ज्यादा कम बोलोगे तो नहीं चलेगा। आपने बोला ज्यादा, अरे कितनी ज्यादा, 1 2 3 4, कितना ज्यादा बोलो। आपने बोला कम, तो कितना कम, है ना। तो ऐसे हम कम ज्यादा बोलेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं दोस्तों, 4 है। ठीक है, तो अब व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 है ना। तो 4 में से कितनी बार हमें ये वाला व्हाइट बॉल मिल सकता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3, क्योंकि इसका टोटल नंबर कितना है, 3 है ना व्हाइट बॉल्स का। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3/4। ठीक है बच्चे, और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी ब्लैक बॉल की, तो ब्लैक बॉल तो बेचारा अकेला है, यानी 4 में से एक बार आपका आ सकता है दोस्तों, क्या आ सकता है, ब्लैक बॉल आ सकता है। बात समझ में आई, हाँ। तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो आप दिखाई दे रहा है ना, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इसकी पॉसिबिलिटी कम है। आप बोलेंगे ये तो फ्रैक्शन में, हमें कैसे मालूम पड़े कि यही ज्यादा है और यही कम है। अरे सुनो, इसको आप सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे लिखा मैंने 3/4, सॉल्व करो इसको, तो पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे, कैंसिल करो, 4 7 से कितना होता है, 28। यहाँ पे 0.7 के कुछ लगभग आएगा और यहाँ पर ये है, तो पॉइंट लगा करके आप 0 बढ़ाओ, फिर इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4 2 8, तो यहाँ पे 0.7 ज्यादा होता है या फिर 0.2 ज्यादा होता है, बोलो अब। 0.7 ज्यादा होता है, तो बोला ना मैंने, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो कितनी है, अब देखो आप नंबर्स में आप इसको बता सकते हो 3/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे आप, 1/4। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना 3/4 और 1/4, यही तो है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। और ये जो मैं आपसे पूछ रही थी ना, व्हाइट बॉल मतलब व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये जो व्हाइट बॉल आ रहा था ये मेरा इवेंट हो जाएगा, ब्लैक बॉल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा इवेंट हो जाएगा। बाकी ये आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो देखो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, यानी कि पॉसिबिलिटी, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो कम ज्यादा अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में बोलेंगे तो ये कुछ बात जम नहीं रही है ना। हमें कैसे समझ में आएगा कि कितना ज्यादा है कितना कम, इसीलिए हमें उसको एक स्पेसिफिक नंबर्स के थ्रू दिखाना पड़ता है, और वो नंबर्स के थ्रू इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसके लिए प्रॉपरली फॉर्मूला भी होता है, मैं बताऊंगी। ठीक है, लेकिन इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम थोड़ा और आगे चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं आपसे। देखो बच्चों, जैसे कि हाँ, ये एक बार लाइन पढ़ लो, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या होता है, जब हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब किसी भी इवेंट की
जो पॉसिबिलिटी है, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं नंबर में, देन उसी को क्या कहा जाता है बच्चे, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने पॉसिबिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस किया ना, इसीलिए ये मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है ना बच्चे, इसको फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज में दिखाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो फ्रैक्शन में होगा या फिर परसेंटेज में होगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ये निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। वैसे तो आपने ये डायरेक्टली कर लिया, देखो हमने ये डायरेक्टली कर लिया विदाउट फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला देखना जरूरी है। ठीक है, चलो फॉर्मूले के बारे में हम जरा समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास एक इवेंट ए है। मैं आपको एग्जाम्पल, एक प्रॉपरली एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। ठीक है, चलो सिक्के वाला ले लेते हैं, है ना, एक कॉइन वाला। मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरा यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा दोस्तों, या तो हेड आएगा या फिर ये टेल आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर एक इवेंट ए लिखा। अच्छा, यहाँ पे एन ऑफ एस क्या होगा ये भी जरा हम देख लेते हैं, रुको। यहाँ पे एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस कितने हैं, 2 है, लिख दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे एक इवेंट ए लिखा और मैंने इसमें बोला, आपसे पूछा कि आप मुझे ना टेल आने की पॉसिबिलिटी बताइए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस में आप ऐसे मान लोगे कि जो हमारा इवेंट ए है ये क्या है, ये है गेटिंग हेड, मतलब हेड आने का ये क्या है, इवेंट ए है, बराबर। तो आप क्या करोगे, इसमें जाकर के देखोगे कि हेड कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखो हेड बस एक ही बार आ रहा है, तो इसमें आकर के आप एच लिख दोगे और फिर इसको क्लोज कर दोगे, क्योंकि एच तो एक ही बार आ रहा है और कहीं पे आपको एच दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एच लिखा है। तो बोलना जरा यहाँ पे एन ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें काउंट करो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओनली 1, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, एन ऑफ एस है और एन ऑफ ए है। मुझे क्या बताना था, मुझे बताना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि ये जो इवेंट ए है ना इसके होने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो देखो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये जो सेट ए है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखोगे, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस यानी सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं उसे आप नीचे लिखोगे और यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर दोगे। तो एन ऑफ ए कितना है दोस्तों, 1 है, और फिर एन ऑफ एस आपका कितना है ये जरा देख लो, एन ऑफ एस कितना है, 2, तो यहाँ पे लिख दोगे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे, तो वो है हमारा आधा, यानी कि 1/2 हाफ है। ठीक है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी है। देखा, लिख लिया हमने। तो ऐसे करके यही आपका ना मेन फॉर्मूला है, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको फाइंड करेंगे। अभी देखिएगा प्रैक्टिस सेट 5.4 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये पूरा प्रैक्टिस सेट एक बार खत्म तो होने दो, आप इसमें मास्टर बन जाओगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बार बार हमें यही करना है, प्रोबेबिलिटी ही निकालना है। तो जब बार बार आप एक एक चीज को करोगे तो उसमें मास्टर बनोगे कि नहीं, हाँ बन जाओगे। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे अगर इवेंट बी रहता तो एक ही जगह पे हम बी लिख देते, यहाँ पर बी लिख देते, बाकी एस तो नीचे रहेगा ही, सैंपल स्पेस का जो जगह है वो तो फिक्स है, बाकी ये चेंज हो सकता है, यानी ए की जगह पे बी आ सकता है, बी की जगह पे सी आ सकता है, ऐसे करके जैसे जैसे इवेंट बदलते जाएंगे वैसे वैसे ये भी बदलते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि पी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, जो भी इवेंट रहेगा, जो भी आपका पर्टिकुलर इवेंट रहेगा, एंड यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के अंदर कितना पॉइंट्स है, सैंपल पॉइंट्स वो। तो देखो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, अलग से मैं लिख दूं क्या, आओ यहाँ पे अलग से ये वाला फॉर्मूला लिख देती हूँ। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। बस इतनी सी ही बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो अब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के बहुत अच्छे से दूंगी। हाँ अब इसको याद कर लेना, मतलब समझ लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है दोस्तों, इसको हम या तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर परसेंटेज में दिखाते हैं, समझ में आया।
मतलब फ्रैक्शन में या तो आपको मिलेगा और ये या तो परसेंटेज मिलेगा। और एक और बात ध्यान रखना, जो आपका प्रोबेबिलिटी है ना दोस्तों, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 है या फिर 3 है, आपको हमेशा 0 से 1 के बीच में ही ये मिलेगा। यानी 0 पॉइंट मतलब 0 से 1 का मतलब क्या हुआ कि इन्हीं के बीच में आएगा, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है और उसके बीच में हो सकता है। लेकिन आप कहोगे कि 0 से कम हो जाए और 1 से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। यानी किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होगी, यानी कि 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर। समझ में आया? देखो 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा या फिर 1 के इक्वल। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा और इसके पीछे नहीं जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप परसेंटेज में दिखा रहे हो तो ये 0% से 10% के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई इवेंट है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0% से 100% के बीच में रहेगी। हम 200, 300 या 500% नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 50%, 60%, 80%, क्योंकि ये सब 0 to 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0% के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा होगी, या फिर 100% के इक्वल या फिर उससे कम हो सकती है, इन्हीं के बीच में हो सकती है। अब 0 से कम नहीं होने वाला और 100 से ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रहेंगी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो हमने इसका पूरा जो बेसिक था समझ लिया है, बस इतना ही समझना था। और इसमें मेन हमारा वो था फॉर्मूला जो आप लोग को अभी तक याद भी हो गया होगा। तो चलो बच्चों, अभी आप लोग तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो सब लोग रेडी? ओके। तो प्रैक्टिस एट 5.4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे जरा कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यानी मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। तो आपको ये सारे जो इवेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखो पहला इवेंट ये है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड और ये दूसरा है गेटिंग नो हेड। तो हमें ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो पहले तो हम ना सैंपल स्पेस लिखेंगे। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी जब हम निकाल रहे थे तो उसमें हमें सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ रही थी, है ना। तो पहले आप सैंपल स्पेस निकालोगे, फिर उसके बाद ये जो इवेंट दिया गया उसको आप समझोगे और उसको सेट के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। और तब जाके आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे, ठीक। आओ देखते हैं क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? तो देखो ये सब कुछ आ सकता है। यहाँ पे आप समझिएगा, मैं आपको इधर दिखाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है, जरा इसमें देख करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, यानी अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है? तो आप सभी को पता है, या तो हेड हेड मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा बच्चे, हमें यहाँ पे हेड टेल मिलेगा या फिर टेल हेड मिलेगा, नहीं तो टी टी यानी कि टेल टेल मिलेगा। और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये सैंपल स्पेस लिख दिया। तो बोलना जरा एन ऑफ एस कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो इवेंट दिया गया है पहला गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो देखो यहाँ पे इवेंट का नाम नहीं दिया है, ये ए है, बी है, सी है, कुछ नहीं दिया। तो हम लोग अपने मन से मान लेंगे, इसका नामकरण कर देंगे कि ये है हमारा इवेंट ए। तो क्या लिखोगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। 1 हेड की 1 हेड बोला गया ना, ये वाले इवेंट में क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड के आना है ना, 1 मतलब 1 हेड का मिलना, ये हमारा इवेंट ए हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है, नंबर 1 डाल करके लिखना कि लेट ए, ये जो इवेंट ए है ना, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी 1 हेड के आने का इवेंट, बराबर। तो इसको अभी आप सेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे दोस्तों? तो सेट के फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे ए विच इज इक्वल टू, तो अब ना आपको ये सैंपल स्पेस में देखना है क्या लिखा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम 1 हेड तो मिलना ही चाहिए, यानी उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। उससे कम अगर मान लो अगर हेड है ही नहीं तो नहीं चलेगा, आप उसको नहीं लिखोगे, हमें 1 हेड तो चाहिए ही। लेकिन क्या 2 हेड चलेगा? तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने मिनिमम वैल्यू को डिफाइन किया है, मैक्सिमम वाला नहीं बताया है, यानी उससे ज्यादा हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जरा चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो टी टी है, चलेगा क्या? नहीं, इसको नहीं लिखना, क्योंकि 1 हेड तो होना चाहिए। यहाँ पे देखो एच टी, हाँ ये चलेगा, तो टी एच मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद ये देखो टी एच है ना, 1 मिनट, हाँ एच टी टी एच बराबर, ये लिख दिया। फिर ये एच टी,
ये भी यहाँ पर आ जाएगा, और मुझे बताना ये 2 बार हेड है तो लिखूं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हेड रहा तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम वाले लिमिट को डिफाइन किया था। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये जो इवेंट दिया गया था इवेंट ए, इसको हमने ये सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसका जो नंबर है वो भी निकाल लेंगे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट ए। तो कितने हैं? 3 है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे 3। अब उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कि ए के आने की, ये जो इवेंट ए है ना, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखोगे एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और नीचे क्या आएगा एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो एन ऑफ ए कितना है दोस्तों? 3 है, और एन ऑफ एस हमारा कितना था? 4 था ना, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4। तो देखो बच्चे जो आपका इवेंट ए है ना, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बता दिया हमने प्रोबेबिलिटी, यही करना था। हाँ हाँ बिल्कुल यही करना था। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आप लोगों का आंसर, देख लो इसको अच्छे से। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा इवेंट दिया गया था इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि गेटिंग नो हेड, यानी हमें हेड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो नो हेड बोला है यानी कि आपको हेड मिलना ही नहीं चाहिए, एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। राइट, समझ रहे हो कि नहीं? वरना आप ये सोचो कि एक हेड मिला तो चलेगा क्या, नहीं, इसने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि हेड हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस टेल चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि टेल कहाँ पर आ रहा है। तो पहले आप ये लिखोगे, ये तो हमने इवेंट ए लिख दिया, अब इवेंट बी हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके क्या लिखेंगे कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, यानी बी को हमने माना है वो एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हमको हेड नहीं मिल रहा है। हेड नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है? टेल मिल रहा है। तो बोलना जरा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट बी विच इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर इसमें हेड आ रहा है, नहीं चलेगा, इसमें भी हेड आ रहा है, नहीं चलेगा, इसमें आ रहा है, नहीं चलेगा, ये चलेगा, देखो टी टी। तो हम इसको यहाँ पर ला करके लिख देंगे। तो बोलना जरा एन ऑफ बी हमें क्या मिलेगा बच्चे? तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे पी ऑफ बी। अब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूले में ये चेंज कर देना, यहाँ पे आपको लिखना है एन ऑफ बी, इधर ये था तो ये लिखा, इधर भी ये तो भी लिखेंगे, फिर यहाँ पे एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू एन ऑफ बी। बी कितना है भाई? 1, और एस कितना है? 4। तो यहाँ पे देखो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिल गई दोस्तों? 1/4 मिल गई, यानी कि इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, और इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों? वो है हमारे पास 3/4। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी का आंसर, देखो प्रोबेबिलिटी हमें फ्रैक्शन में ही मिला है ना, जैसे कि उसमें बोला गया था। देखो हो गया ये कंप्लीट, बस ऐसे ही करना था। तो यस एवरीवन, ऐसे ही करना था। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, हमने 2 डाइस को रोल किया। ठीक है, तो फिर हमें ये सारे इवेंट्स की बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो आपको सैंपल स्पेस पता करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे, जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है? बताइए क्या होता है? ये होता है ना, सीखा है ना हमने, ये होता है इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली देन द सैंपल स्पेस विल बी दिस। पहले देखो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 4, 5, 6 ऐसे करके पूरा आपको मालूम ही है ये कैसे किया जाता है, ये सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम इसी के साथ यहाँ पे लिख देंगे एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस कितना होता है? 36 होता है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। चलो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना? ये लिखने आता है कि ना, मैंने पहले सिखाया हुआ है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, हमने ये पहले से ही सीखा हुआ है। चलो ये तो हम समझ गए। अभी हमें क्या करना है दोस्तों? ये तो मैंने लिख दिया ना, अभी हमें यहाँ पे एक एक करके इवेंट्स को देखते जाना है। तो पहला इवेंट जो है इसमें क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। अब देखो ये जो आपका इवेंट है ना बच्चे, इसका कुछ नाम नहीं लिखा है कि ये इवेंट ए है, बी है, सी है, नहीं लिखा है। तो हम क्या मानेंगे कि ये हमारा इवेंट ए है, इसको हम इवेंट बी कंसिडर करेंगे, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो इसको मैंने इवेंट ए मान लिया। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10, यानी कि जो आपके सम रहेंगे ना,
मतलब मान लो जैसे दोनों डाइज है, ठीक है, उसके ऊपर जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। यानी कम से कम 10 का मतलब आप समझ रहे हो, कम से कम 10 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहा तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पे ये लिखोगे कि लेट इवेंट ए, यानी कि हम इवेंट ए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उधर नाम नहीं लिखा था, नाम नहीं लिखा था तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, इसीलिए आपको पहले नामकरण करना पड़ेगा। तो लिखोगे इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, यानी कम से कम तो 10 होना ही चाहिए। तो बताओ यहाँ पर जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस नहीं, ये जो हमारा इवेंट ए होगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो सम क्या होना चाहिए, कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। तो बच्चे कम से कम 10 बोला है, तो सोचो इसमें से तो 10 आएगा नहीं। देखो इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा, इधर 6, इधर 7, ये 10 नहीं देने वाला है, यहाँ से भी 10 नहीं मिलेगा। देखो 6 3 9, 5 3 8, 4 3 7, 3 3 3 3 6, 3 2 5, इधर से भी हमें 10 नहीं मिलेगा, यहाँ से शायद मिल सकता है। 4 1 करोगे तो 5 आएगा, है ना। फिर ये 4 2 करोगे तो 6, 4 3 7, 4 4 8, 5 4 9, 9 हो गया। 9 चलेगा क्या, नहीं बोला था एटलीस्ट कम से कम 10, तो कम से कम 10 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। 6 और 4 ये चलेगा ना, हाँ बिल्कुल, इसको आप लिख सकते हो, 4 और 6 लिख सकते हो। तो आओ जरा हम इधर लिख देते हैं बच्चे, क्या लिखेंगे, 4 और 6, ठीक, ओके। फिर उसके बाद और क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे 5 1 6 होता है, 5 2 7 होता है, 5 3 8, 5 4 9, ये देखो 5 5 ये आ सकता है क्योंकि 5 5 मिलकर के 10 होता है। तो हम यहाँ पे 5,5 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखो 6 और 5 भी तो ले सकते हैं ना, 5 और 6, क्योंकि 6 5 कितना होता है बच्चे, 11 होता है। तो हम यहाँ पे 5 और 6 को भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे थोड़ा, 6 1, ये तो 7 होगा, 6 2 8, 6 3 9, ये देखो हम इसको लिख सकते हैं। 6 4 10 भी आ सकता है, बराबर। तो यहाँ पे अगला आप लिखोगे बच्चों 6 4 10। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, ये देखो 6 और 5 भी हम ले सकते हैं क्योंकि 6 5 कितना होता है, 11 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चे 6 और 5। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 6 12 होता है, तो 12 हुआ तो भी चलेगा, है ना, हमने देखा ही था। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,6, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इवेंट जो हमारा ए था, ठीक है, इसको हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दोस्तों, 6 है। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, फॉर्मूला तो हमारा यही होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, बराबर। तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए 6 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे दोस्तों 6। और एन ऑफ एस कितना था, ये देखो एन ऑफ एस यहाँ पे 36 था, तो हम इधर लिखेंगे दोस्तों 36, और इसको कैंसिल करोगे, 6 1 6, 6 6 36, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और यही है प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट इवेंट था उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी, ये जो पहला वाला इवेंट था बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बता दी है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दूसरा इवेंट है जिसको हम मानेंगे इवेंट बी, ठीक, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बतानी है। तो आप पहले लिखोगे, इसमें क्या लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। तो देखो हमने इसको इवेंट बी कंसिडर कर लिया है कि लेट इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपके डाइज रहेंगे, जैसे मान लो ये आपका पहला डाई है और ये आपका दूसरा डाई है, तो इस पे जो हमें डिजिट्स मिल रहे हैं ना, जैसे मान लो इसके ऊपर 3 मिला और इसके ऊपर क्या मिल गया 4, तो इनका सम मिला करके, जैसे यहाँ पे कितना हो रहा है 7 हो रहा है, वैसे ही सम मिला करके कितना होना चाहिए 33 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, जो हमारे डाइज है उसके ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं क्या उनका सम कभी 33 हो सकता है। तो आइए जरा हम चेक करते हैं बच्चों, कहाँ गया हमारा सैंपल स्पेस, ये रहा। तो देखो सैंपल स्पेस में आप देखिएगा स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे आया 1, पहले पर भी 1, दूसरे पर भी 1, तो 1 और 1 मिला करके 2 होगा, 33 तो नहीं होने वाला। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो 2 + 1 मिला करके 3 होगा, 33 हमें चाहिए, याद रखो कि हमें 33 चाहिए। तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, ये पूरे लाइन में हमें 33 नहीं मिलेगा और दूसरी लाइन में भी नहीं मिलेगा। आप देख लो 6 2 8 होता है, 5 2 7 होता है, 4 2 6 होता है, 3 2 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, कहाँ होगा, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, अरे इसमें भी नहीं होगा और ये इसमें भी नहीं होगा। देखो लास्ट में ये आप सोचोगे ये 6 6, तो देखो 6 + 6 करोगे तो बच्चों 12 ही तो आएगा, 33 तो आने ही नहीं वाला। यानी कि इसमें ना कोई भी ऐसा हमें सैंपल पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे
यानी जहां पर दोनों डिजिट्स को जोड़ करके 33 मिले, तो आप क्या करोगे? तो हम इसको खाली छोड़ दे? तो जी हाँ बच्चे, आपने इसको खाली ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसमें कुछ आने वाला तो है नहीं। तो क्या करोगे? ये जो हमारा इवेंट बी रहेगा बच्चे, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही लिख लेना। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट बी, और फिर इसको ऐसे लिख करके ना हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, है ना। कोई ऐसा हमें सैंपल पॉइंट मिला ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि ये हमारा नल सेट हो जाएगा। अब बताना इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? इसके अंदर है दोस्तों 0 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे n ऑफ b विच इज इक्वल टू 0। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बतानी थी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फॉर्मूला तो यही होगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ c। तो बच्चे अभी सारे वैल्यूज को ना इसके अंदर पुट करो, पता लग जाएगा। तो चलो n ऑफ b हमारा क्या है? 0, और यहाँ पे n ऑफ c नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आपका n ऑफ ना s आएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, n ऑफ s सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस आता था ना, और फिर n ऑफ s यहाँ पे कितना आएगा? 36, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट s कितने हैं? 36 है, देखा था हम लोगों ने। तो अब 0 को 36 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विच इज इक्वल टू 0। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली है दोस्तों? 0 मिली है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इवेंट की, जिसको हम कंसिडर करेंगे इवेंट सी। ये है बच्चों हमारा इवेंट सी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो अब इसको हम अज्यूम कर लेंगे हमारा ये है इवेंट सी। तो क्या लिखेंगे कि लेट इवेंट सी बी द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेम ऑन द सेकंड डाई। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट वाला डाई रहेगा ना, जैसे ये मेरा पहला वाला डाई है, ये मेरा दूसरा वाला डाई है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट वाले डाई का जो डिजिट है ना, वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड वाले डाई से। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो सेकेंड डाई पे है 1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 से आगे का कोई भी नंबर रहा तो चलेगा, लेकिन 1 या फिर उससे कम नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट डाई से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 रहा ना तो भी नहीं चलेगा, तो क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा क्या होता है? 2 रहा तो चलेगा, 3 रहा तो भी चलेगा, 4 रहा तो भी चलेगा, 5 रहा इट्स ओके नो प्रॉब्लम, 6 रहा तो भी चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अब यहाँ पे है 2, ठीक है, तो 2 के आगे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 3 आते हैं, 3 हो सकता है यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं हो सकता क्योंकि वो तो इसके इक्वल में आ जाएगा, और 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है। तो अब हम चलेंगे हमारे कहाँ पर चलेंगे? अरे चलेंगे ना हम लोग वहाँ पे हमारे सैंपल स्पेस में, और चल के चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आइए जरा समझते हैं। याद रखिएगा क्या बोला है इसमें? फर्स्ट डाई का जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड वाले नंबर से। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम इसको। तो देखो बच्चों, ये तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये 1 1 दोनों इक्वल आ गए तो नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो 1 है, इधर 2 है, तो इधर देखो अगर सेकेंड डाई पे 2 है ना, तो पहले वाले डाई पे उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, ऐसे नहीं चलेगा। पहले वाले डाई पे ग्रेटर नंबर होना चाहिए, दूसरे पे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो दूसरे वाले पे 1 है, पहले वाले पे 2 है, तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, ये चलेगा। तो 2, 1 आप इसको लिख सकते हो, बाकी इसको मत लिखना, ठीक है। फिर 2 चलेगा क्या? नहीं, बराबर आ गया, नहीं चलेगा। ये चलेगा? ये भी नहीं, इसमें से कुछ नहीं। ये देखो 1 और 3, हाँ इट्स ओके, ये चल जाएगा। 2 और 3 देखो, दूसरे पे 2 है, पहले वाले पे 3 है, यानी दूसरे वाले से बड़ा नंबर है ना फर्स्ट वाले पे, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। ये चलेगा क्या? नहीं, दोनों इक्वल आ गए। इसमें से देखो, नहीं ये सब नहीं चलेंगे। देखो बच्चे ये चल सकते हैं 1 और 4, 2 और 4, और ये 3 और 4, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, तो ये भी चलेगा। लेकिन ये सब नहीं चलेंगे। फिर ये देखो, हाँ ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, और वो भी नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे देखो, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर। ये चलेगा क्या? दोनों बराबर आ गए, नहीं ये नहीं चलेगा। तो अब ये जो सारे मैंने नंबर टिक करके दिए हैं, आप इन्हें ले जा करके इसमें लिख लोगे इवेंट सी में, ठीक है। तो आइए बच्चे हम लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, 1। फिर क्या आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे 3, 1 आएगा, और ये 3, 2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 4, 1 आएगा, और 4, 2 आएगा, एंड 4, 3 आएगा। फिर क्या आएगा? फिर ये आएगा ना, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 है ना, लेकिन 5, 5 नहीं आने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं।
और क्या आएगा यहाँ पर 6 1 6 2 और क्या, और इधर लिखती हूँ मैं 6 3 फिर 6 4 एंड 6 5। ठीक है, इतने नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे इस किस में आएंगे, इवेंट सी में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सब हमने लिख लिया है बराबर। अभी हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। तो एन ऑफ सी बच्चे कितना है, तो देखो मैंने यहाँ पे एन ऑफ सी नहीं लिखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। तो कितने एलिमेंट से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 15। समझ में आएगी नहीं, काउंट कर लो। और मैंने सब सही लिखा है ना, एक बार इधर जाकर के चेक कर लेते हैं इधर 15 आ रहा है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, मैंने यहाँ पे 15 ठीक लिखा है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो। एन ऑफ सी कितना है बच्चे, 15 है। एन ऑफ एस कितना है, 36 है। अब इसको काटो तो किससे कटेंगे, तीनों 3 से कट सकते हैं ना। तो 3 5 से 15, यहाँ पे 3 1 से 3 3 2 से 6, ये आ गया 5 अपॉन 12। ये हो गया बच्चे इसका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज 5 अपॉन 12। आइए हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर लिया। तो मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देती हूँ। वैसे चिंता मत करो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखोगे, फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमने निकाला, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और यहाँ पे हमने फाइंड किया दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश्ड होता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है, आओ अब यहाँ पे टिकट हम लोग खेलेंगे। टिकट, हाँ टिकट। तो इसमें क्या लिखा है, देखो देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। अब ये लो भैया, ये आपका बॉक्स है। बॉक्स के अंदर की टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, 15 टिकट्स हैं। ठीक है, और इच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। और हर एक टिकट पे, जैसे मान लो ये है मेरा पहला टिकट, इसके ऊपर ना नंबर लिखा हुआ है, ऐसे करके दूसरा तीसरा, ठीक है, ऐसे करके पूरे यहाँ पे नंबर्स लिखे गए। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 15 तक। इस पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3, इस प्रकार से 4 5 6, और ऐसे करके जो हमारा लास्ट वाला टिकट रहेगा उसके ऊपर 15 नंबर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक टिकट को ड्रॉ करना है रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या होता है, आंखें बंद करके देखना नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये सारे इवेंट्स की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलो चिंता वाली कोई बात नहीं है। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, तो चलो सैंपल स्पेस लिखते हैं। क्या लिखोगे, इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, मुझे एक बात बताओ। अभी जो आपके पास टिकट्स है ना वो कितने हैं, 15 है। तो जब आप उसके अंदर हाथ डालोगे तो क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसी का सेट के फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो जब हम हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ में 1 भी आ सकता है, 2 वाला कार्ड भी आ सकता है, 3 वाला टिकट भी आ सकता है, 4 वाला, 15 वाला, 14 वाला, कुछ भी आ सकता है। यानी कि हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलो डायरेक्टली अभी सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो 1 2 3 पूरा ऐसे 15 तक के नंबर लिख देना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये हो गया दोस्तों आपका 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस बराबर। फिर सैंपल स्पेस के साथ साथ हम ये भी लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, तो एन ऑफ एस है ना, इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे हैं। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 15 होगा। काउंट कर लो, 15 ही तो होगा, 1 से लेकर के 15 यानी कि 15। ठीक, ओके। फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद हम एक एक करके जो यहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला इवेंट इसमें क्या लिखा है कि शोज एन इवन नंबर, ये हमारा इवेंट ए हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि लेट इवेंट ए बी द टिकट शोज एन इवन नंबर, यानी कि जो टिकट है ना वो क्या शो करे, वो इवन नंबर शो करे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए विच इज इक्वल टू, अब इसके सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो इवन नंबर बोला गया, इवन नंबर यानी क्या, विच इज डिविजिबल बाई 2। तो कौन कौन से यहाँ पे नंबर्स ऐसे हैं जो है डिविजिबल बाई 2, लेट अस चेक। तो देखो ये 2 डिविजिबल बाई 2 है, फिर ये 4 है, फिर 6 है दोस्तों, उसके बाद से ये 8 है, आप देख सकते हो, फिर 10 है ना, 12 हो सकता है, 14 भी हो सकता है, इसके आगे और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी इतने नंबर्स ऐसे हैं जो हो सकते हैं इवन नंबर यानी कि डिविजिबल बाई 2 बराबर। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए, इधर नीचे लिखते हैं ना,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप लिख दोगे दोस्तों 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करनी थी, तो आओ बच्चे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा ये बनेगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो वैल्यूज पुट करो, चलो n ऑफ a कितना है 7, n ऑफ s है दोस्तों आप लोगों का 15, यानी कि 7 अपॉन 15 हमें मिल गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो बस ये हो गया दोस्तों आप लोगों का फाइनली आंसर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे सेकेंड इवेंट की। इसमें क्या लिखा है कि शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो ये मान लो हमारा इवेंट भी हो जाएगा दूसरा इवेंट। तो आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट इवेंट बी द टिकट शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो टिकट है ना दोस्तों वो उस नंबर को शो करे कि वो नंबर हो मल्टीपल ऑफ 5। तो अब इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे इसको जरा हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो दोस्तों मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, यानी कि वो 5 के टेबल में आना चाहिए। देखो पहली बात तो ये 5 खुद 5 के टेबल में आ जाएगा, फिर ये 10 आएगा और ये लास्ट में 15 आएगा। इसके अलावा और कोई नंबर्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5 10 और ये 15, ठीक। तो बताओ n ऑफ b कितना होगा, 1 2 3 3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, फॉर्मूला क्या बनेगा, a नहीं सॉरी यहाँ पर b आएगा, है ना, क्योंकि हम अब इवेंट बी की बात कर रहे हैं ना। तो n ऑफ b अपॉन में क्या आ जाएगा n ऑफ s, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलिए बताइए कि n ऑफ b कितना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर n ऑफ s, यानी कि इसमें देखो जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, तो आप देख सकते हो 15। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे 15, ठीक है। अब देखो क्या ये और छोटा हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है, क्योंकि 3 से ये 15 जो है ना वो कट सकता है। तो हम इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 5 जा 15। यानी कि देखो ध्यान से यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है ना वो हमको क्या मिलता है बच्चे, वो हमको मिलता है 1/5, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, थर्ड सब क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, ओहो अब आ गया ये नंबर्स का फॉर्मेशन वाला। देखिए आपके पास ना यू हैव 5 डिजिट्स, ओके। कौन कौन से डिजिट्स है दोस्तों, 2 3 5 7 9, ठीक है, हमारे पास ये सारे डिजिट्स हैं। अब हमें यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं। 2 डिजिट का मतलब क्या, वो नंबर जिसमें 2 डिजिट हो, जैसे कि 22 23 24 25 32 40 41 50, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर्स हमें यहाँ पे फॉर्म करने हैं। एंड द कंडीशन इज विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी 2 नंबर साथ साथ में नहीं आना चाहिए। जैसे 7 7 नहीं आ सकता, जैसे 5 5 नहीं आ सकता, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है। तो आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होगा और फिर उसके बाद ये जो इवेंट्स है ना इनकी प्रोबेबिलिटी भी हमें बतानी होगी। तो चलो टेंशन की किस बात की, हमें तो पता है कि कैसे नंबर्स फॉर्म करने होते हैं, हमने तो ये फर्स्ट लेक्चर से ही सीखा है। तो आ जाओ अब मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहले अभी ये सब पे आप ध्यान मत दो, पहले हम बात करेंगे हमारे सैंपल स्पेस की, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 2 डिजिट का यहाँ पर नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। इस पे गौर से देखना एग्जाम में, हाँ पक्का देखना, वरना इसको आप नहीं देखोगे रिपीट करते जाओगे आंसर पूरा गलत आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आओ कैसे फॉर्म करेंगे हम, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। पहले मैंने ये 2 लिया, ठीक है, हाँ मैंने 2 ले लिया। फिर 2 के साथ में क्या करूंगी ना, 2 के साथ में ये 3 ले लूंगी, बराबर। 2 के साथ मैंने 5 ले लिया, ओहो कहाँ जा रहे हो। 2 के साथ मैंने क्या किया दोस्तों, 5 ले लिया। 2 के साथ मैंने 7 लिया, देखो 2 के साथ मैंने 7 लिया और फिर मैंने 2 के साथ 9 ले लिया। लो मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिए, एक जोड़ी तो हो गई हमारी। इसको मैं ना अलग अलग कलर से करके बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा मैं ले रही हूँ किसके साथ, ठीक है। पहले मैंने 2 लिया, 2 के साथ 3 5 7 9 लिया। फिर मैं अब 3, मैंने अभी 3 को सिलेक्ट किया, तो 3 के साथ मैं 2 को ले सकती हूँ, हाँ। 3 के साथ मैं 3 को नहीं ले सकती क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 3 के साथ ना मैं 5 लूंगी, फिर ये 3 के साथ मैं 7 लूंगी और 3 के साथ मैंने 9 ले लिया, ठीक है, हाँ। फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ो। और अब क्या करेंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे 5, तो 5 के साथ 2 3 7 9, आओ
यहाँ पे लिखते हैं 5 2, 5 के साथ हम 3 ले लेंगे बच्चे, 5 के साथ हम 7 ले लेंगे और हम 5 के साथ 9 ले लेंगे, लेकिन 5 के साथ खुद हम 5 नहीं ले सकते, है ना, रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फिर क्या करोगे, फिर बताओ क्या लोगे। चलो अब ये वाला कलर ले लेते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे 7, तो 7 के साथ सारे नंबर्स आपको लेने हैं। चलो 7 के साथ हम 2 ले लेंगे, 7 के साथ 3, 7 के साथ 5 और 7 के साथ 9। चलो ये भी हो गया। अब हम लेंगे बच्चे 9 और इसके लिए कौन सा कलर, चलो यही कलर ले लेते हैं। चलो 9 के साथ हम 2 लेंगे पहले तो, फिर 9 के साथ हम 3 ले लेंगे, 9 के साथ आप 5 लिख सकते हो और 9 के साथ बच्चे आप 7 लिख सकते हो, लेकिन 9 के साथ ना 9 नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि रिपीटेशन बोला था, यहाँ पर अलाउड नहीं है, बराबर। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दो कि n ऑफ s कितना होगा दोस्तों, तो n ऑफ s कितना हो जाएगा, काउंट करना पड़ेगा। तो 4 4 की जोड़ी बनाई है ना हमने, 4 4 4 4, कितनी बार है, 4 5 बार है ना, 4 1 4, 4 2 8, 4 6 12, 4 4 16, 4 5 20, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है ना सैंपल स्पेस में, वो कितने हो जाएंगे बच्चे, 20 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, एक एक करके इवेंट देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ था, पहला इवेंट कि एन ऑड नंबर, यानी कि आप मतलब आप जब ये नंबर्स फॉर्म करोगे, ठीक है, तो ये नंबर्स में से ऑड नंबर मिलने की संभावना कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर्स की। तो क्या करेंगे हम ना, इसको इवेंट ए कंसिडर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज ऑड, यानी कि नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना अभी चेक करेंगे कि ऑड नंबर कहाँ कहाँ पर आया हुआ है और उसी को हम इवेंट ए में आकर के लिखेंगे। तो ऑड नंबर कहाँ कहाँ पर है, देखो, ऑड नंबर यानी क्या, जिसको हम 2 से डिवाइड न कर पाए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं बच्चे ऑड नंबर। तो ये जो 23 है ना, ये हमारा ऑड नंबर है। लो भाई लिख दिया। 25 भी ऑड नंबर है, जी हाँ। 27 ऑड नंबर है एंड 29 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर, समझ आया। तो ये 4 मैंने लिख दिए। फिर देखो 32 हमारा इवन नंबर है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज हम इसको ना 2 से काट सकते हैं, 35 को 2 से नहीं काट सकते, तो ये हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सॉरी। फिर 39 हमारा ऑड नंबर है, 35 नहीं लिखा क्या, 37 नहीं लिखा मैंने, 37 हमारा ऑड नंबर है। फिर ये 39 भी बच्चे ऑड नंबर है। यहाँ से देखो 52 इवन नंबर है, लास्ट में 2 आ गया, ये इवन नंबर है। 53 ऑड नंबर है, 57 भी ऑड नंबर है एंड 59 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देख लो, 72 ऑड नंबर है कि इवन, अरे बच्चे ये हमारा इवन नंबर है। 73 ऑड नंबर है। फिर 75 दिस इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। उसके बाद बच्चे बताना जरा 79, तो 79 भी हमारा ऑड नंबर ही है। फिर 92 ये इवन नंबर है, 93 ऑड नंबर है, 95 इज ऑल्सो ऑड नंबर एंड 97 भी आपका ऑड नंबर है। तो लो हमने यहाँ पे ऑड एंड इवन लिख दिया है, इवन नहीं मतलब ऑड नंबर जो बोला गया था हमने लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि n ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। बोलो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से काउंट करना पड़ेगा, चलो काम पे लग जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो आइए प्रोबेबिलिटी हम इसकी बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, P ऑफ ए, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, N ऑफ ए अपॉन N ऑफ S। तो चलो बच्चे यहाँ पे ना वैल्यूज पुट करेंगे हम जल्दी से। N ऑफ ए कितना है 16 और N ऑफ S नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 20। अब इसको काटो तो कितने बार में ये जाएगा, देखो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी 4 से ये दोनों कट जाएंगे ना। 4 के टेबल में 16 भी आता है और 20 भी आता है, यानी कि बच्चे देखिएगा यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने क्या किया, जो हमारा इवेंट ए था इसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके चलो, हाँ इसको पहले हटाने दो। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी इसको निकाल लिया। अब जो दूसरा इवेंट है ना दोस्तों, उसको हम जरा देखेंगे। इसमें क्या लिखा था कि अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो आपका नंबर है ना वो क्या होना चाहिए, वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो ये हमारा इवेंट बी हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे कि लेट द इवेंट बी द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो भी नंबर है वो 5 से मल्टीपल मतलब 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 5 से मल्टीपल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है ना उसका लास्ट डिजिट आप देखना, अगर 5 रहा या फिर 0 रहा तो आप समझ जाना कि वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, मतलब 5 का मल्टीपल होगा। तो चलो फिर देखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो इवेंट भी है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। इसमें देखिए
5 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है, मतलब 5 का मल्टीपल, तो ये देखो 25 हो सकता है, तो 25 को हम ला करके इधर लिख देंगे बच्चे। हाँ फिर क्या, फिर देखो यहाँ से 25 के बाद 27 तो नहीं होने वाला, 29, 35 हो सकता है। 35 के बाद देखिएगा यहाँ पर पहले 35 में लिख देती हूँ, देखो फिर उसके बाद आगे बढ़ो, तो 37 नहीं होगा, 39 भी, 53 भी नहीं होगा, 57, 59, 70, 75 हो सकता है, 75 5 से कट सकता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे 75। उसके बाद चलो देखते हैं और कोई है नंबर, 75 हो गया, 79, ये देखो 95 हो सकता है, तो 95 आप लिख दोगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 95। बस इतने ही नंबर्स ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकता। देखो 95 के 95 के आगे आ रहा है 97, तो 97 5 से कटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। तो बस इतने ही नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे n ऑफ b, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4, यानी कि 4। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए n ऑफ b अपॉन में क्या आ जाएगा, n ऑफ s। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना वैल्यूज पुट करेंगे, तो बताइए n ऑफ b कितना है दोस्तों, 4 है, फिर n ऑफ s कितना है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर कितना है 20, तो मैं इधर लिख दूंगी बच्चों 20। उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में ये कटेगा, 4 1 जा 4 और ये 4 5 जा 20, यानी कि आप देख सकते हो ये जो हमारा p ऑफ b है ना बच्चों, वो हमें कितना मिलता है, वो हमें मिलता है 1/5, यानी कि इवेंट b की प्रोबेबिलिटी हमको क्या मिली है, 1/5 मिली है। तो इसीलिए आप देख सकते हो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आप सभी लोग देख सकते हो, अच्छे से इसको समझ लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ओके तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगेन हमें वही काम करना है। अब आ गया बच्चों प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको पता है टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। और वो जो प्लेइंग कार्ड्स का पूरा पैक है ना, इसमें टोटल 4 सेट होते हैं। देखो 13 होता है डायमंड का, 13 होता है हमारा ईटा, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ डायमंड यानी ईट ही होता है, और 13 हमारा हार्ट होता है, 13 स्पेड होता है, 13 क्लब के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास कार्ड्स होते हैं। तो अब कार्ड्स के रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए जरा समझते हैं। देखो अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस अ स्पेड। देखो पहले तो आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना होगा और तब जाके आप क्या कर सकते हो, ये सारे इवेंट्स की तरफ चल सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पर इस कार्ड की बात करूँ, कार्ड मतलब वही प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो अब देखो प्लेइंग कार्ड्स का अगर आप ये सैंपल स्पेस, क्योंकि ये डाउट आता है, मैंने देखा था एक बच्चे का कमेंट जिसने मुझसे पूछा था कि मैंने ये पहले भी पढ़ाया था, आप लोग को मालूम होगा, मैंने इसका पूरा आपका मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का कंप्लीट करवा दिया है। तो उसमें मैंने जब इसका सैंपल स्पेस लिखा था ना, मतलब उसमें मैंने क्या किया था, उस वीडियो में आप अभी भी देखिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने सैंपल स्पेस नहीं लिखा था। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम इसमें हमने सैंपल स्पेस क्यों नहीं लिखा, सब में तो हम सैंपल स्पेस लिख रहे थे, इसमें भी लिख रहे थे सैंपल स्पेस, इसके पीछे भी हमने सैंपल स्पेस लिखा था, लेकिन ये कार्ड्स वाले में सैंपल स्पेस क्यों नहीं लिखा। देखो कार्ड्स में हमने सैंपल स्पेस क्यों नहीं लिखा, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा नंबर्स होते हैं ना। देखो डायमंड के एक 13 कार्ड्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे डायमंड आप लिखोगे, फिर ये 13 कार्ड्स, फिर उसके बाद यहाँ पे हार्ट के 13 कार्ड्स, राइट, फिर उसके बाद क्लब के और स्पेड की, यानी इसका जो सैंपल स्पेस है ना वो छोटा मोटा नहीं होने वाला, काफी बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप इसका सैंपल स्पेस नहीं लिखते हो, आप डायरेक्टली एन ऑफ एस लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो इसका सैंपल मतलब इसका जो सैंपल स्पेस है वो काफी बड़ा होता है, राइट। और आप कैसे उन कार्ड्स को दिखाओगे बताओ, है ना, कार्ड्स को कैसे दिखाओगे, किसी न किसी वैसे आपको, जैसे हम क्या करते हैं, हमने एक पासे को फेंका तो हम कैसे दिखाते हैं ना, वहां पे नंबर्स लिख करके। अब इसको कैसे दिखाओगे, क्योंकि इसमें 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स तक आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका जो सैंपल स्पेस है वो नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं बच्चे एन ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के अंदर जो भी सैंपल पॉइंट्स है वो टोटल उनका नंबर कितना हो जाएगा 50, क्योंकि एक जो हमारा प्लेइंग कार्ड का पैक होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, बराबर। तो आपको ऐसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मैं आपको बताती हूँ, देखो A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards, यानी 52 प्लेइंग कार्ड्स है, वेल सफल्ड है, पूरा अच्छे से मिक्स हुए, जिसमें से एक कार्ड को हम ऐसे रैंडमली निकाल रहे हैं। देन द सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, एस क्या होगा, एस इज द सैंपल स्पेस, ये आप लिख देना, क्योंकि इसका सैंपल स्पेस हम पूरा नहीं लिख रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, इसीलिए बस आप इतना लिख देना कि एस इज द सैंपल स्पेस। फिर यहाँ पे एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 52, बिकॉज 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हम सभी को मालूम है, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा, ठीक है।
ओके अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक एक करके इवेंट्स देखना है। तो पहला इवेंट इसमें क्या लिखा था कि NS, यानी कि जब आप ये निकाल रहे हो ना, क्या कहते हैं, जब आप कार्ड को निकाल रहे हो आंख बंद करके एक कार्ड निकाल रहे हो, तो S आने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को फाइंड करनी है। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो 52 हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, आओ मैं दिखाती हूँ। कहाँ पर है, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कार्ड्स के बारे में। हाँ ये देखो, हाँ ये देखो, मैंने आपको बोला था ना, जैसे जो हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, उसमें 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स का मतलब 4 सेट होते हैं, स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, और हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, बराबर। ये जो आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग के, इनको हम कहते हैं इक्का, यानी कि एस के कार्ड्स हैं, बराबर। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक 52 प्लेइंग कार्ड्स मतलब जो एक पैक है उसमें कितने एस के कार्ड्स होते हैं, तो 4 एस के कार्ड्स होते हैं। देखो, एक स्पेड का हो जाएगा, एक हार्ट का हो जाएगा, एक क्लब का और एक डायमंड का, कुल मिलाकर के 4 हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर मैं आपसे फेस कार्ड्स पूछूं तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं बच्चे, 12, क्योंकि 3 देखो 3 सब में रहेगा, 3 डायमंड का, 3 क्लब का, 3 हार्ट का और 3 स्पीड का, है ना। तो ऐसे करके, और बाकी ये जो है ये 2 से लेकर के 10 तक के डिनोमिनेशन वाले कार्ड्स होते हैं, यानी इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे उधर पूछा था कि एस के कार्ड्स के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एस के कार्ड्स इसमें कितने हैं, पहले आप ये चेक कर लो दोस्तों, कितने हैं, 4 है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मैं बता रही हूँ, रुको, इसको पहले ना यहाँ से, रुको रुको, अभी ये आएगा, क्लोज नहीं करना है, वेट करना है, वेट द प्रोग्राम। हाँ, रिस्पॉन्स हो गया, ओके। चलिए, तो आ जाइए, हम अपने जगह पे चलते हैं वापस से, कहाँ पर हम थे, हाँ एकदम लास्ट में। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, और चिंता मत करो, पूरी PDF आपको मिल जाएगी। आप सोचो एक नोट, मतलब जैसे एक नोटबुक आप बनाते हो ना, वैसे आपको ये पूरा मिल रहा है ना। तो किस बात की चिंता है आप सभी लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चलो, क्या लिखेंगे हम, पहले तो हम इसको इवेंट एक मान लेंगे, इवेंट एक कंसिडर करेंगे। क्या लिखेंगे कि लेट इवेंट ए बी द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, मतलब जो हम कार्ड निकाल रहे हैं वो क्या है, वो एक इक्का यानी कि एस है, बराबर। तो अब हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ एस के कार्ड्स कितने होते हैं, यानी टोटल इक्का कितने होते हैं, 52 कार्ड्स में 4 होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, एन ऑफ ए लिखोगे। यानी इसमें आपको, जैसे हर एक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जो इवेंट था उसको सेट के फॉर्म में लिख रहे थे। अब यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस को अगर सेट के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इवेंट को भी सेट के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसे जरूर लिख सकते हो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल 4 कार्ड्स, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे हम लिखेंगे कि देयर आर 4 कार्ड्स इन अ पैक, ठीक है। हम 4 एस कार्ड्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि देयर आर 4 एस कार्ड्स इन अ पैक, यानी कि जो आपका पैक होता है बच्चे प्लेइंग कार्ड्स का, उसमें ना टोटल एस के कार्ड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसीलिए जो आपका एन ऑफ ए है ना बच्चे, इवेंट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से बता सकते हैं, कैसे, सुनो ना, बता रही हूँ मैं कैसे। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो एन ऑफ ए कितना है, 4 है, और एन ऑफ एस कितना है, 52। यहाँ पे देख लो, अब इसको काटो, कटेगा क्या, 4 से कटेंगे ना दोनों, देखो 4 1 जा 4, और यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, इसमें से बचेगा 1, 4 3 जा 12, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/13 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/13। अब उसके बाद जो हमारा इवेंट बी है बच्चे, उसकी हम बात करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ स्पेड, यानी कि जो आप कार्ड निकाल रहे हो ना, वो होना चाहिए स्पेड। अब स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं। तो चलो एक बार फिर से मैं आपको इधर लेकर के चलती हूँ, है ना, बिना वहां जाए आपको समझ नहीं आने वाला। स्पेड के कार्ड्स बोले है ना, तो स्पेड के पहले आप चेक करो कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं स्पेड के। देखो यहाँ पर स्पेड के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, हम सभी को मालूम है। देखो 13 कार्ड्स होंगे ना स्पेड के, ये रहा स्पेड। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे स्पेड के ही तो कार्ड्स हैं भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो स्पेड के कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कितने स्पेड्स कार्ड्स होते हैं पैक के अंदर, 13, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 13/52 हो जाएगी। तो चलो अब यहाँ पे हम आते हैं लास्ट में, और फिर इधर लिखते हैं, देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे कि, मैं बता रही हूँ देखो, अच्छा रुको एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा इधर लेकर के चलते हैं साइड में।
रुको, अभी चिंता मत करो, मैं बता रही हूँ क्या करना है, ठीक है, रुको। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। अब हम सभी को पता है कि जो पैक होता है दोस्तों, उसमें टोटल स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं? तो स्पेड के हमारे पास कार्ड्स होते हैं 13। तो यहाँ पे आप लिखोगे हाँ कि देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स इन अ पैक। यानी कि जो हमारा एक प्लेइंग कार्ड का पैक होता है उसमें टोटल कितने स्पेड के कार्ड्स होते हैं? तो 13 होते हैं। इसीलिए जो हमारा एन ऑफ बी है, इवेंट बी है ना, तो ये कितना हो जाएगा? इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे? 13 एलिमेंट्स आएंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो चलो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। एन ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या हो जाएगा? सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 13। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितना है? 52। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 52। इसको आप कैंसिलेशन करो, 13 1 13, 13 4 52। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आ जाएगा? 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आएगा? 1/13। समझ में आया? यानी कि 13 में से 1 प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, और यहाँ पे 4 में से 1। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही करना है, देख लीजिए इसको। और यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं, ओहो खत्म, बस इतने ही क्वेश्चन थे। मुझे लगा अभी एक और होगा, नहीं, ये आपका अंतिम सवाल था। पर आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 5.4 था ये होता है पूरा कंप्लीट। और आप लोगों को बता दूं, अब इसके आगे क्या आएगा? प्रॉब्लम सेट 5 आएगा, तो वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो प्रॉब्लम सेट 5 का वीडियो है ना दोस्तों, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह मिलता है। ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और फिर उसके बाद हमारी जो बैच है उसमें आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो सभी को नमस्ते।